सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में मैं हूं लीना लियाज़। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और आज हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो लुटा हुआ पैसा है जो बैरून मुल्क में है, क्या वो कभी वापस आएगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कहा था कि वो हर सूरत में रिफॉर्म्स लाएंगे और इस हवाले से कुछ क्या पेशरफ्त की गई है उनकी तरफ से या नहीं की गई है। आज के इस प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। जी लीना, बड़ा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हर जमात ये कहती रही है इलेक्शन कैंपेन में दूसरी जमात को कि वो सबसे करप्ट है और अगर हम हुकूमत में आए तो लूटा हुआ माल जो है ना वो हम लेके आएंगे वापस। मैं वो अगर उनका शहबाज साहब का शॉट भी अगर दिखा दें प्रोड्यूसर साहबा कि जिसमें वो कह रहे थे कि जरदारी को मैं घसीटूँगा लाहौर की सड़कों पर और इनका पेट फाड़ कर अगर मैं डॉलर ना वापस लेके आया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। नाम तो आपस वही है, में नाम भी वही है, आपस में काम भी वही दोस्ती यारी भी हो गई, काम भी वही है और अभी दोनों मिलकर ये अथॉरिटीज़ को कह रहे हैं कि जनाब ये देखो हमें ये विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो वो जो दौलत पाकिस्तान में लाने की बात है वो हर जमात ने की है। अच्छा, इसमें दो चार चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले तो लूटी हुई दौलत है कितनी ये नहीं पता किसी को। इसहाक डार साहब ने 2014 में एक पार्लियामेंट में बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि 200 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तानियों के वो बाहर पड़े हुए हैं। अच्छा, ये नहीं पता कि वो लूटे हुए हैं, ये नहीं पता कि वो उन पे टैक्स पे हुआ है और फिर दूसरी बात कि वो पाकिस्तान वापस कैसे आए। बड़ा ये एक बड़ा इशू है। बड़ा इसमें चाम नज़र आता है इस बात में कि लूटी हुई दौलत वापस आए। पाकिस्तान के लोग पिस रहे हैं इसलिए कि उन पर टैक्स लगाए जा रहे हैं गरीब आदमियों पर। अमीर आदमी तो टैक्स देता नहीं अपने ख़जाने का खसारा पूरा करने के लिए। और ये सारी की सारी दौलत कितनी चली गई, कहाँ से लेके चले गए। पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर ब्यूरोक्रेट के पास यानी अक्सरियत के पास UAE का वीज़ा है, रेजिडेंट वीज़ा है। जब उनके बच्चों की शादी हो जाती हैं, उनकी बेटियां या बहुएं जब किसी बच्चे को उन्होंने जन्म देना होता है तो उससे वो 15-20 दिन महीना पहले कोई लंदन चला जाता है, कोई कनाडा चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है। उनके बच्चों की जो नेशनैलिटी है या उनका जो स्टेटस है वो ड्यूअल है। तो पाकिस्तान में उनके कोई स्टेक्स भी नहीं है। पैसे जो हैं वो सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। तो एक बड़ा अगर वो कोई पैसे वापस ला सके पाकिस्तान तो इससे इकॉनमी तो बहुत बेहतर हो जाएगी मुर्तज़ा। लेकिन ये तो एक मुझे ख्वाब ही लगता है, कोई वापस लाने वाली बात तो नहीं है। ये तो अगर इनको मिल जाए तो ये तो सारे लेके रफू चक्कर होने वाले हैं, चाहे कोई भी है, वापस तो कोई नहीं लाने वाला। इसको देखने के लिए ना जी हमें कोई थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि एक वज़ीर आज़म जो हैं वो इसी वजह से अपनी सीट से उतार दिए गए थे। इफ्तिखार चौधरी साहब भी यही बात बार बार कर रहे थे कि मैं ये रकम वापस लाऊंगा लूटी हुई। 60 मिलियन डॉलर की उस वक्त बात हो रही थी, एक घर के पैसे थे। आसिफ अली जरदारी साहब का नाम बार बार आ रहा था और हमने ये देखा कि एक लेटर जो कि स्विस अथॉरिटीज़ को लिखना था, उस लेटर को ना लिखने की वजह से उन्होंने कंटेम्प्ट भुगती और वो सज़ा याफ्ता होके वज़ारत उज़्मा से आगे। और बड़े बाइज़्ज़त सफारतकार वाजिद शमसुल हसन साहब चोरों की तरह वैगनों में वो फाइलें डालकर स्विट्ज़रलैंड पे हमने देखा फुटेजेस वो जरदारी साहब के, क्योंकि वो हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के लंदन में, लेकिन बड़े रिप्यूटेड जर्नलिस्ट बट लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए अल्लाह ताला माफ़ करे आदमी को न जाने क्या कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और वो एक अच्छे खासे बुज़ुर्ग उन्होंने वो पहना हुआ बड़ा ओवर कोट सा, और वो ख़ुद वो जो फाइलें वहाँ से स्विट्ज़रलैंड से वो जो सारी की सारी वो गाड़ी में डालकर, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो एक फ़ाइल है 1-1 मिलियन डॉलर की है। पता नहीं उसमें वो जो 60 आपने मिलियन डॉलर बताए हैं वो तो वापस नहीं आया। बिल्कुल आप बात कंटिन्यू करें। वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर वहाँ कोई सरफस पे बात ना होती, उसमें हकीकत ना होती, तो एक वज़ीर-ए-आज़म को हाथ ना धोने पड़ते अपनी सीट से। ये तो बात तयशुदा है कि पैसे वहाँ पे मौजूद हैं। ये सिर्फ एक ख़ानदान के पैसे हैं जो कि अगर हम ये देखें कि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से किसी भी अमाउंट को अगर आप फॉर द 5 ईयर्स आप फिक्स करते हैं
तो इट ऑलमोस्ट डबल्स। तो वो अब तक 4 से ज़रब ज़रूर खा चुके हैं वो पैसे। अगर 60 थे तो 24 वो आगे आप उसको कर लें कि वो 240 मिलियन के करीब जो हैं डॉलर वो हो चुके होंगे। अब बात ये है कि अगर वो पैसे वापस लाने हैं तो उसके लिए कमिटमेंट चाहिए। इमरान खान साहब जैसी कोई आम शख्स उन पैसों को वापस नहीं ला सकता। अगर यहाँ पे हुकूमत इस तरह की है कि आज हमने लॉ डिवीज़न से खत लिखवाना है, आज हमने फ़लाँ जगह से वेट करवाना है, आज दफ्तर ख़ारजा ने बताना है कि वो खत लिखेगा या नहीं लिखेगा, फ़ाइलों के पेट भरने हैं, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। डैनियल ज़बैली उस वक्त थे, स्विस अटॉर्नी थे, उनसे मेरी अपनी ईमेल के ऊपर बात हुई और उनसे मैंने सवाल किया था कि ये पैसे हम वापस ला सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये पैसे जिस तरह से पाकिस्तान परस्यू कर रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट परस्यू कर रही है, उस तरह से ये पैसे पाकिस्तान वापस नहीं ले सकता। क्या मतलब, किस तरीके से कर रही है? वो जिस चीज़ों की ज़रूरत होती थी कि वहाँ पे जो लेटर्स हमने देने हैं, जो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस देनी थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूम जो हैं उनका ये बेसिकली सासा था। उसके साथ उनके जेवरात भी थे डायमंड के और दीगर चीज़ें, काफ़ी वहाँ लॉकर्स में चीज़ें हैं जो कि बाकायदा तौर पे ये बहुत सी जगहों पे रजिस्टर्ड है कि वहाँ, और फिर वहाँ विल जो थी वो अभी जमा नहीं हुई है। अगर आप उन पैसों को जो डॉर्मेंट पड़े हैं पाकिस्तान के लोगों के किसी भी जगह पे, दुबई में भी ऐसे बहुत से अकाउंट हैं जिनमें डॉर्मेंट हैं वो अकाउंट्स, और उनकी इंफॉर्मेशन भी अभी की जो गवर्नमेंट है हमारी पीटीआई की, इसमें भी उनको इंफॉर्मेशन आई है। एक आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, वो जो विल है उसमें दौलत का तो कोई जिक्र ही नहीं है। वो तो एक उर्दू खत में लिखी हुई है जिसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब पार्टी के हेड होंगे, तो दौलत की जो तकसीम है उसके हवाले से तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें। वो जिस तरह से यूरोपियन लॉज हैं जी, अगर ये अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे देते हैं और उसके बाद ये आगे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बढ़ेंगी। अब स्विस अथॉरिटीज़ के साथ भी हमने एक मुआहदा किया था इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, सागडार साहब के दौर में हुआ था, वो 2017 की बात है। वो मुआहदा भी हमने कुछ इस तरह से किया कि उसको पूरी तरह उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता था। हमने उनके साथ टैक्सेशन का मुआहदा किया, हमने उनके साथ अकाउंट्स का मुआहदा किया, लेकिन उसके बाद उस मुआहदे को ऐसा ताकचे में रख के ताला लगा दिया गया कि उसके बाद उसको खोला ही नहीं। तो ये असल जानबूझकर लकुनात रखे जाते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर विल है किसी भी शख्स की, वो इमरान खान हो सकता है, वो अगर चाहें तो वो ख़ुद इस चीज़ को परस्यू करें और इतनी पावर्स उनके साथ हों जो कि हर तरफ से जिधर वो कहें खत लिख दिया जाए, उधर खत लिख दिया जाए, जहाँ वो चाहें कि यहाँ पे आज ही नहीं। अभी इमरान खान साहब ने देखें खत लिखे हैं, ये जो शरीफ ख़ानदान है इसको वापस लाने के लिए, इसाक डार को वापस लाने के लिए, लेकिन कोई कहीं से भी MLAs के तहत कोई जवाब नहीं आ रहा। और एक और बात मुझे बताइए, ये तो एक अकाउंट में तो पैसे इनके नहीं होंगे, इधर फलूदे वाले के अकाउंट से अरब रुपया निकल आया, रेडी वाले से 10 करोड़ निकल आया, फलां से, ये तो पैसे इन्होंने सारे फैलाए हुए हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स में हैं। ये जो फेक अकाउंट्स हैं इसमें भी 1000 अरब की बात बताई जा रही है। अगर आप UAE में जाके देखें तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं, जो इसाक डार साहब ने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, जरदारी साहब ने जो महल वहाँ पर बनाए हैं और जो इतनी उनकी प्रॉपर्टी है, जरदारी साहब ने अमेरिका और कनाडा में कंस्ट्रक्शन कंपनी अली बिल्डर्स के नाम से, अली डेवलपर्स के नाम से, उसमें मेमन साहब उनके साथ थे, पता नहीं कितने 100 घरों के प्रोजेक्ट्स हैं उनके, मुख्तलिफ नामों से हैं। इसी तरह जो नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे हैं हसन और हुसैन, उनकी जो लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको वो ये कहते हैं कि जी ये इन्वेस्टर्स मनी है, और फिर इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी है। ये तो इतनी स्कैटर्ड है प्रॉपर्टी उनकी, इतना उनका पैसा बाहर हर जगह पर पड़ा हुआ है कि इसको तो इकट्ठा करना, पहले तो यही असर्टेन करना कि कहाँ कहाँ पर पैसे हैं, फिर उन ममालिक को ये बताना कि ये बेईमानी से पैसे इकट्ठे हुए हैं, फिर बहुत सारे जो ममालिक हैं वो तो हमारी बात सुनने के आज तक हमें अल्ताफ़ हुसैन वापस नहीं दिए बरतानिया ने, हालांकि कितना मर्डर और कराची में अनरेस्ट, फिर जो बलोच वो सेपरेटिस्ट जो पाकिस्तान में कत्लो गारत करते हैं, जो एक फ़ौजी कैंपेन को चाहे वो मिनिमम ही है उसको लॉन्च किए हुए हैं, उनको बनाए इन्होंने दी हुई हैं। तो पाकिस्तान को तो दौलत जो है वो मुर्तज़ा मुझे लगता है कि जैसे आप फरमा रहे हैं
एक ख्वाब ही है वो जो लूटी हुई और दौलत। क्या ये जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब वापस आई है, इन्होंने इस हवाले से कुछ इकदाम किए हैं या नहीं किए? क्योंकि ख़त लिखने के अलावा भी आपकी एक कैपेसिटी होती है ना, आपने पूरा एक मैकेनिज्म होता है, डिफरेंट इदारे इसमें शामिल होते हैं, तो वो सारे किस तरीके से काम कर रहे हैं? मुर्तज़ा कुछ इस हवाले से भी बताइए। जी, अरबाब शहजाद साहब जो हैं वो इसी काम के लिए उनको टास्क दिया गया था और उन्होंने मुख्तलिफ जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके हवाले से यूएई में ख़त लिखे, उन्होंने कनाडा में लिखे, उन्होंने अमेरिका में लिखे, बरतानिया में लिखे, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने ख़त लिखे और उनके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। लेकिन बात ये है कि क्या आप इतने ज़्यादा, यानी कि ये कोई गंद जो है 20-30 साल का है, क्या उसको आप 2, 4, 6 हफ्तों में या 6 महीनों में या 2 साल में ख़त्म नहीं कर सकते हैं? जितने अकाउंट्स हैं, सबसे पहले तो ये है कि इसका तरीक़ाकार कि जो अगर बड़े अकाउंट्स आ गए हैं उनका अगर टैक्स अविजन ही सिर्फ कर दिया जाए, ना करें बाकी और कोई लंबे खातों में ना जाएं कि इनको पकड़ेंगे, लटका देंगे, इनको फांसियाँ करेंगे, उनको टैक्स अविजन में ही पकड़ लिया जाए कि आपने ये पैसे पाकिस्तानी हैं, आप ये पैसे बाहर लेके गए हैं, किस तरह से लेके गए हैं, ये इसका बता दें। इसी जगह से एक डोर पकड़ी जाएगी और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस तरह से पनामा लीक्स हुई, उसके बाद से उसको पॉलिटिकल रंग ज़्यादातर दिया जाता है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो हैं वही धरता हैं, उन्हीं के पाकिस्तान में बिज़नेस हैं और उन्हीं के पैसे बाहर हैं, तो वो कैसे उन पैसों को वापस लाया जा सकता है? वही दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं, क्या उन ममालिक ने आपके साथ ट्रीटीज़ हैं, बायलैटरल ट्रीटीज़ किसी के साथ आपकी है, एक्स्ट्राडिशन की किसी के साथ आपकी अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन इसमें मुर्तज़ा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने ये बात कही थी लास्ट ईयर शायद नवंबर दिसंबर में कि 10 ममालिक के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि लूटी हुई जो रकम है उसको हम वापस लेके आएंगे। और जो उन्होंने एस्टीमेट दिया था उन्होंने कहा था कि 700 अरब रुपए पाकिस्तानी, 700 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, ये तकरीबन आप समझें कि 3 बिलियन डॉलर, $3.5 बिलियन बन जाएंगे या $4 बिलियन, उसके लिए इन्होंने साइन किया। और इनका ये कहना था कि बड़ी जल्दी हम उस हवाले से जो है वो कार्रवाई भी करेंगे और वो वापस लेके भी आएंगे। स्विट्ज़रलैंड के साथ भी एक एग्रीमेंट है जिसमें पैसे वापस लाने की तो बात नहीं है, लेकिन अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, ये नहीं है कि हर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में आप पूछेंगे तो वो आपको उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इसमें कितना पैसा है। अब वो पैसा उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्लेम करे कि जनाब ये करप्शन का पैसा है, वो जैसे आप बयान फरमा रहे हैं, उसके लिए अलहदा लीगल रिक्वायरमेंट है। तो बड़ा एक पेन स्टेकिंग, बड़ा एक लंबा प्रोसेस है मुर्तज़ा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी, इसी तरह से ही है। ये एक तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी है, दूसरा ये कि इसमें स्लो एंड स्टडी चलने की बात है। ऐसा नहीं है कि बाहर पड़े हुए हैं जाएंगे उठा के ले आएंगे। मतलब है पाकिस्तान को कच्छू कुम्मा बनना पड़ेगा, कछुआ बने। पाकिस्तान को स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जी बिल्कुल, उनको एक प्रोसेस के तहत इसी तरह से अगर परस्यू करना शुरू कर दिया है जिस तरह से इस गवर्नमेंट ने, और इसको शुरू करते रहें, आगे चलते रहें, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहें, तो मुमकिन है कि उस वक्त तक। लेकिन बात यह है कि वेस्टर्न इंटरेस्ट उन कंट्रीज़ के भी हैं, उन बैंकों के भी हैं जहाँ पे ये रकम पड़ी हुई है। वो कैसे चाहेंगे कि वो अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं, जो उनकी इकॉनमी में इंसर्ट हुए हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो जाएं। उनके लिए ये बहुत बड़ा सेफ़ हेवन्स इसलिए बनाई गई थी, मुख्तलिफ़ जगहों पे पैसे रखे गए थे, ऑफशोर कंपनियाँ और सेफ़ जो ऐसी जगह जहाँ पे पैसे लोग रखते थे, ताजर सारे और बाकी सियासतदान भी, तो वो ऑफशोर कंपनी इसीलिए तो उन्होंने किया था कि टैक्स हेवन्स हैं, वहाँ जाएं, पैसा रखें और अपने पैसे भी बचाएं। अच्छा, आपको याद है ना मुर्तज़ा, वो FIA की जानिब से एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें 35 पॉलिटिशियन की बात की गई थी और $100 बिलियन के करीब रकम थी। उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई और पता चल सका कि वो कौन पॉलिटिशियंस थे? कुछ का तो हमें पता ही है, लेकिन वो 35 में से और कौन कौन थे? कोई कार्रवाई की गई उनके खिलाफ? कार्रवाई उनके खिलाफ बिल्कुल कोई नहीं हुई जी। ये जिस तरह से ये केस चल रहा था आसिफ अली ज़रदारी साहब का और बाकी लोगों का जो फेक अकाउंट्स केस था, उसमें भी हमने ये देखा कि पहले ये कहा जाता रहा 350 बिलियन है, फिर 400 हो गए, फिर 600 हो गए, फिर 1300 बिलियन तक चले गए, फिर वो कम होकर 1000 बिलियन तक आ गए, अभी 700 की बात कर रहे हैं। बात ये है कि अदारे इनफरादी तौर पे उनमें से कुछ लोग जो हैं वो काम करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, वो अपनी पूरी रिपोर्ट्स देते हैं, और जब उनको पीछे पूरी कुव्वत के साथ हुकूमत या जो भी कोई शख्स हो, मुक़्तदर हस्ती, वो अगर उनको पूरी सपोर्ट करता है तो वो रिज़ल्ट देने की सलाहियत भी मुकम्मल तौर पर रखते हैं। लेकिन जब अदारे जो हैं वो कभी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके,
ऐसी बैड गवर्नेंस के तहत चलाया गया है कि वो इंडिपेंडेंटली कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, ना ही कभी वो फ़ैसला लेते हैं। आपके सामने FIA की मिसाल है। FIA ने 1300 बिलियन तक के आपको एक एक अकाउंट निकाल के बता दिया कि कहाँ कहाँ, किस फलूदे वाले के, किस रेडी वाले के, किस जगह पे पैसे अभी भी रोज़ाना अभी भी हो रहे हैं फेक अकाउंट्स। अच्छा, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना था नैब में कि हर मैन के पास ब्लैक मनी है और उनके फेक अकाउंट्स है। ये एक ट्रेंड है, उन्होंने कहा ये एक तरीका है और ये सिर्फ पॉलिटिशियन इसको यूज़ नहीं करते, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये जो बैंक्स के मैनेजर्स के साथ मिलके गरीबों के जो अकाउंट्स हैं इनको वो इस्तेमाल करते हैं पैसों की ट्रांजैक्शंस के लिए और उनके वो खातों में पैसे नज़र नहीं आते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसहाक डार साहब ने बनाई कंपनीज़ बनाई, प्राइवेट कंपनीज़, और $32 बिलियन का लोन लिया और उसकी जो सॉवरन गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी। लेकिन वो जो कंपनियां हैं उनके ऊपर जो लोन है वो बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। अब अगर हम पाकिस्तान की लायबिलिटी देखते हैं तो वो $32 बिलियन उसमें इंक्लूड होते हैं। कर्जा जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने देना है तो इसीलिए 6-7 अरब रुपया रोज़ाना का हमें सूद देना पड़ रहा है। लेकिन वो जो लोन है वो बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो सारे बिजनेसमैन हैं इनके जो पैसे हैं ये फेक अकाउंट्स, जो गरीबों के अकाउंट्स हैं, फलूदे वाले के अकाउंट्स हैं, इनके ज़रिए पैसों की ट्रांजैक्शंस हो रही है और वहाँ पे कहाँ ये पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, किसके पास हैं, ये तो पता ही नहीं है किसी को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस तरह से कि अगर ये दो तरह की चीज़ें हैं ना जी, एक तो यहाँ के अकाउंट्स हैं जो हम अभी बात कर रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक हम बैरूनी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, एक यहाँ फेक अकाउंट्स केस भी चला, सारा कुछ वो अभी नैब में है सारी। दूसरा जो मेगा करप्शन के ये केस थे। दूसरा है बाहर के जो $बिलियन मुख्तलिफ सियासी लोगों ने वहाँ बाहर रखे हुए हैं उनको। इस तरह हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, उसके भी ये मिसाइल हैं। जो असद जरदारी साहब ने बात की है ये वाक़तन दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में, एक हमारे मुल्क में नहीं, अमेरिका में चले जाएँ, बरतानिया में चले जाएँ, जहाँ मर्जी चले जाएँ, वहाँ पे तो शनाख्ती कार्ड के साथ आपके सोशल सिक्योरिटी के साथ आपकी ट्रांजैक्शन जुड़ी हुई होती हैं। उसके बावजूद वहाँ पे ब्लैक इकॉनमी है और वहाँ पे ब्लैक इकॉनमी, लेकिन इस लेवल पे तो नहीं है। इस लेवल पे तो नहीं है। इस लेवल से वो जो ब्लैक इकॉनमी है उसके लिए उन्होंने, जैसे आपने कहा, टैक्स हेवंस बनाई हुई हैं, केमन आइलैंड है, पनामा है, जहाँ पर ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर होती हैं और वो पैसे मूव होते हैं। लेकिन उन ममालिक के अंदर, अब अमेरिका के अंदर जो अकाउंट है वो फेक अकाउंट्स नहीं है, वहाँ पर आप पैसे ट्रांजैक्शन किसी के नाम पर नहीं भेज सकते। पाकिस्तान में तो आपको पता ही नहीं है, आपको FBI का लेटर आए तो पता चले कि आपके अकाउंट से पता नहीं 50 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। अमेरिका में, बरतानिया में ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। वहाँ ये जो मैं ब्लैक इकॉनमी की बात कर रहा हूँ, टैक्स उन लोगों की जो कारोबारी लोग हैं वो इस तरह से करते हैं कि एक नकद उनकी इकॉनमी चल रही होती है, एक इकॉनमी उनकी थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन चल रही होती है। यहाँ पे भी जो हमारे यहाँ ज़्यादा जो मसाइल पैदा हुए हैं ये फेक अकाउंट्स के, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी ना होने की वजह से हैं। अगर क्यों अभी तक ये पाबंदियां लगाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी ना की जाए, कैश पे काम। अभी भी आप बाजार में जाएं और कोई चीज़ आपने ख़रीदनी हो तो उसकी प्राइस वो कहते हैं जी आप ये कैश दे दें तो इतना आपको कीमत लगेगी, अगर आप कार्ड पे चार्ज करेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, इतना आप करेंगे। और जब भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने की कोशिश की है ये सारे बिजनेसमैन ये स्ट्राइक पे चले जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ आ जाती हैं, बाज़ार बंद हो जाते हैं और वो पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेशन उसकी हो ही नहीं सकती। एक और बात इस पर मुर्तज़ा अगर आप मुझे बताइए कि ये जो एमनेस्टी की स्कीम है, देखें इसमें एमनेस्टी की स्कीम में जो इनका एस्टीमेट है कि 25 यानी 2500 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है या जो है वो वेल्थ वो रेगुलराइज होगी, यानी उस पर टैक्स मिलेगा। 170 अरब रुपया टोटल इन्होंने कैलकुलेट किया है कि हमें वो इतना मिलेगा। अब अगर इतना ज़्यादा पैसा पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ है बाहर, जिसमें 200 बिलियन तक की बात हुई, सागदार साहब ने 2014 में की, उसके बाद ये फिगर आउट हो गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ पर ये फिगर चला गया। तो वो पैसा अगर एमनेस्टी भी मिल रही है तो वो पैसा क्यों नहीं वापस लाते? बुनियादी तौर पे लोग जो हैं वो उनको बाद में डर ये है कि ये एमनेस्टी अगर मिली है उसको लीगल कवर फराहम तो किया जाता है, लेकिन उस तरह का लीगल कवर नहीं होता कि बाद में पूछताछ ना हो सके। हालांकि इससे पहले भी एमनेस्टी आई हैं, लोगों ने उसको इस्तेमाल किया पूरी तरह से, लेकिन जिस तरह से वॉल्यूम हम तसव्वुर कर रहे हैं कि वो लोग आ जाएंगे, वो तमाम अपना पैसा वाइट कर लेंगे आके, वो वॉल्यूम ना कभी आया है और ना ही इस दफ़ा। अभी तो
FBR की जानिब से बड़ी माजरत के साथ ये बात करनी पड़ती है कि FBR ने फॉर्म इतना लेट जमा जो है वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। अगर उन फॉर्म्स को टाइमली अपलोड कर दिया जाता तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठाते। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन जनरल पब्लिक कि इसमें से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे बाहर से, जितने एसेट्स जिस तरह से वो शाकदार साहब वाली फिगर है कि नहीं, वो तो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 2500 होगा और इन्होंने जो एस्टिमेट लगाया वो कह रहे हैं 170 अरब। अच्छा, उसमें तो वो तो पीनट्स भी नहीं है, वो peanuts तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात। जी बिल्कुल। अभी उन्होंने क्या किया है, अभी सेल्स टैक्स वालों को भी इसमें शामिल कर दिए, क्योंकि नज़र आ रहा था कि ये एमनेस्टी वो रिजल्ट्स नहीं दे सकेगी जो कि हमने बता दिए हैं लोगों को। 170 अरब भी नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या किया है कि इंफॉर्मेशन ले ली है सुई नादरन से, सुई सदरन से, कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के कितने जो मीटर्स हैं वो लगे हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के। उनको पता चला कि 3.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने मीटर ले रखे हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास कितने लोग जो हैं वो अभी टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, सेल्स टैक्स में। उन्होंने कहा जी 38,000 हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी ये कम से कम जो है 3,10,000 बंदों को तो आप शामिल करो उसमें। तो अब वो उसमें शामिल कर रहे हैं ताकि वो अगर मारदार पकड़ दकड़ या कुछ और शुरू होता है इस मामले में, अगर वो एमनेस्टी लोग नहीं लेते तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बंद हो जाएगा ईद के बाद। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि ये एमनेस्टी की जो स्कीम हमने दी थी हमारा भी फेलियर था और अब ये दे रही है इनका भी फेलियर है, तो उनका ये कहना था कि इससे कुछ हासिल नहीं होता। एमनेस्टी किसी भी इकॉनमी में देखें, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी एक तरफ हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की जाए, उसमें बार बार इंसेंटिव देने पड़ते हैं। ये अगर हम इसको लीगलाइज करके देखें तो वो शायद वो हमें समझ नहीं आती, चीज़ें नहीं होनी चाहिए एमनेस्टी। लेकिन जब हमारे जैसी इकॉनमीज़ हैं, जो हमारा मुल्क है, इसको पैसों की भी ज़रूरत है, हर वक्त क्राइसिस रहता है, तो हमें ज़रूरत है इस अमर की कि हमें टैक्स एमनेस्टी देनी चाहिए। उसमें ये होता है कि हम अपने शहरियों को, हम किसी और को तो नहीं कह रहे, अपने शहरियों को मौका दे रहे हैं कि अगर आप गलती से, आपको पता नहीं था, आगाही नहीं थी, तो आप आ जाएं। हाँ, आपकी बात बड़ी अच्छी है। बाकी उनको पता नहीं था, बेचारों को बड़ी आगाही थी और नहीं थी आगाही, और बस एक ऐसी उन्होंने काम किया जिससे सारा माल जो 2 नंबरी का बचा लिया, बड़े भोलपन में उन्होंने सब कुछ बचा लिया। ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे वो किसी ने कहा था कि पोली ज़रा गाल सुनी, तो उसने कहा था एनी भी पोली नहीं है कि आके आपकी बात सुनो। ये जो बिजनेसमैन है, ये जिन्होंने इधर माल बनाया सारा, ये तो भाईजान ये तो वो कहते हैं ना कि वो किसी ने पूछा किसी से कि हाफिज़ साहब हलवा खाएंगे, तो उसने इतनी बड़ी गाली निकाली और कहा कि भाई और अंधे किस काम के लिए हुए। तो ये ब्लैक मनी और ये सारा जो एक गोरख धंधा है, ये जो लोग करने वाले हैं वो सियासतदानों को कंट्रोल करते हैं, कानून को कंट्रोल करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी एक पूरी मोनोपोली है। तो ये जो पैसा है ये ऐसी चीज़ है कि बस उसके लिए तो वो कहते हैं ना, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। वही प्रोग्राम में वक्त हुआ समी साहब, छोटे से ब्रेक है, ब्रेक से जब आप वापस आएंगे ना ब्रेक से, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया में जो बड़े बड़े डिक्टेटर्स थे, उनके ऊपर लगा कि उनकी वेल्थ बिलियंस ऑफ रुपीज़ की है, डॉलर्स की है, लेकिन वो कितने पैसे रिकवर हो सके? क्या उन नॉन डिक्टेटर से और करप्ट लोगों से कोई पैसे रिकवर कर सका? अगर उनसे रिकवर नहीं हुए तो हमारे तो चमड़ी और दमड़ी की बातें ये तो निशान भी नहीं छोड़ते। इनसे कौन, इनके पैसे कौन ढूंढेगा? चलिए सभी साहब, प्रोग्राम में वक्त छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में जो बात हो रही है वो फॉरेन करेंसी और अकाउंट्स और फॉरेन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हो रही है। जी समी साहब, यानी बात ये हम कर रहे हैं कि ये जो लूटी हुई दौलत है, क्या कभी किसी मुल्क को ये वापस मिली है? मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था। अब आप जो दुनिया में बड़े बड़े नॉन करप्ट रूलर्स हैं, उनमें आप सबसे पहले शुरू करते हैं फिलीपीन से। मार्कोस, ये तो नाम लोगों को अभी तक याद है। 86 में उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, 21 साल उन्होंने फ़िलिपीन पे हुकूमत की थी। और उनकी जो अहलियाँ हैं अमेल्डा मार्कोस, उनकी शोहरत थी कि वो ऐसे जेवर पहनती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी और इतनी शाखश थी, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने में वो एक दफ़ा विज़िट पे, तो एक दिन में उन्होंने $6,000 की चॉकलेट खाई।
$6,000 उन्होंने चॉकलेट के पे किए। पता नहीं कितनी खाई होगी, चख के फेंक दी होगी, कितनी महंगी चॉकलेट होगी, क्या उसके उसमें होगा ये हमें नहीं पता। एक ज़िमनन छोटा सा और वाक़या भी बयान कर दूँ आपको कि दुनिया में देखें किस कदर डिस्पैरिटी है। ये जो बड़ी अच्छी चॉकलेट्स हैं, हॉलैंड की एक कंपनी है, वो क्योंकि ये फैक्ट्रियाँ गरीब ममालिक में लगाते हैं, वहाँ पे सस्ती लेबर मिलती है। तो वहाँ पर एक लड़की थी 12-13 साल की जो एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम कर रही थी अफ्रीका में। बिल्कुल अफ्रीका। तो गार्जियन का रिपोर्टर एक स्टोरी करने के लिए वहाँ पे पहुँचा, तो उसने वो लड़की जो एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करती थी उससे उसने पूछा कि इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लगा चॉकलेट का। तो उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता? उसने कहा मैंने कभी खाई नहीं, मेरे पास कभी इतने पैसे ही नहीं हुए कि मैं इस चॉकलेट को ख़रीद सकूं। यानी जो चॉकलेट बनाने वाला गरीब का बच्चा, जो मजदूर, वो उसमें इतनी ताकत, माली ताकत नहीं थी कि वो चॉकलेट खरीद सके। और अमेल्डा मार्कोस जो है एक दिन में उन्होंने $6,000 की जो है ना वो खा ली। अब उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो उसके बारे में जो फ़िलिपीन में बात थी, जो बात हो रही थी कि ये $5 बिलियन उनके हैं। फ़िलिपीन की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की। वो जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो मुझे वो याद है कि कोरी अक्यूनो फ़िलिपीन की सदर बनी थी। उन्होंने कहा कि हम पूरा इसको करेंगे। बड़ी एक लीगल बैटल भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैक्सिमम जो उन्हें वापस मिल सका वो $1 बिलियन से कम था। और पता ही नहीं चला था कि पैसे कहाँ पे हैं। और अमेल्डा का जो शाही, क्योंकि ये चले गए थे, मार्कोस मर गए, फिर जो उनकी अहलिया थी वो कहती थी ये मेरी डॉटर्स की तरफ से मुझे पैसा आ रहा है, और मैं उनका कोई पैसे का यानी कोता पता नहीं मिल सका। फिर आप शाह ईरान की बात देख लें, रज़ा शाह पहलवी, उनका ये कहना था कि मेरे पास $3 बिलियन की वर्थ है, जो उनके करीबी लोग। लेकिन जो ईरानियन गवर्नमेंट ने क्लेम किया था न्यूयॉर्क की अदालत में, वो था $56 बिलियन कि रज़ा शाह पहलवी की जो वेल्थ है वो $56 बिलियन है। उसके लिए बड़ी कानूनी जंगें हुई, सब कुछ हुआ। जब उनसे सोर्स पूछते थे कि ये 56 बिलियन कहाँ से है, तो वो कहते थे जो ईरानियन ऑयल कंपनी के अंदर जो अकाउंटिंग है उसके मुताबिक ये जो 56 बिलियन डॉलर्स हैं ये अनअकाउंटेड फॉर हैं, इनका पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे हैं। और ये सारा जो इसको कंट्रोल करते थे वो ईरान के शाह ईरान इसको कंट्रोल करते। तो इनकी जो वेल्थ है, इनके पास जो पैसे हैं वो 56 बिलियन डॉलर्स हैं। कुछ नहीं मिला वापस, शाह ईरान की दौलत का कोई पैसा वापस नहीं मिला। सद्दाम हुसैन के बारे में भी कहा जाता है कि उनके भी कोई 3-4 बिलियन डॉलर के उनके एसेट्स थे। और फोर्ब्स ये लिखता है कुछ उनकी जो वो बच्चियाँ, कुछ उनकी अहलिया, लेकिन कोई जो बड़ी अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो सकी, कुछ पता नहीं चल सका कि वो कहाँ पे गए। अब मैं आपको जिक्र करता हूँ कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी का। वो भी तकरीबन 47 ईयर्स उन्होंने हुक्मरानी की। 67-68 में वो आए और ये अब से कुछ चंद साल पहले तक वो लीबिया के हुक्मरान रहे। और उनकी जो वेल्थ है, जो फोर्ब्स मैगज़ीन बताता है, जो एस्टिमेशन है, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी उनको कहा जाता है। उनकी वेल्थ बताया जाता है $200 बिलियन। $200 बिलियन उनकी वेल्थ थी। कहाँ गए वो पैसे? कुछ पैसे तो ब्लॉक कर लिए, अबाउट 50-67 बिलियन डॉलर्स अमेरिका ने, कि ये लीबिया के एसेट्स हैं, और उनको उन्होंने ब्लॉक कर लिया। ईरान के भी बहुत सारे जो पैसे हैं वो भी ब्लॉक हैं, ईरानियन गवर्नमेंट के, वो अमेरिका ने ब्लॉक किए हुए हैं। और भी जो एक चीज़ जो सामने आई जब मैं इसको देख रहा था कि वैसे चाहे वेस्टर्न कोई भी कंट्री हो, अमेरिकन्स हों, यूरोपियंस हों, वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हो, जो ब्लैक मनी है, जो जिस पैसे की कोई अकाउंटिंग नहीं है, वो पैसा जो है वो काला धन उसको कहा जाता है। और अमेरिका में वो कहते हैं जी इसकी गुंजाइश नहीं है, यूरोप में नहीं है। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनकी जो वेल्थ है वो सारी की सारी उन्हीं बैंक्स में पड़ी हुई है। अमेरिका के बैंक में, स्विट्ज़रलैंड के बैंक में। अब थोड़े बहुत कानूनों ने तब्दील किए हैं, लेकिन ना तो वो उन लोगों को वापस करते हैं जो मतलूब हों, सिर्फ उन लोगों को वापस करते हैं जो उनके मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और पैसा तो देते ही नहीं है।
उसको फ्रीज कर लेते हैं, वन वे दी अदर कोई नई कहानी बना लेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पैसे नहीं वापस आने देते। अभी हम तो ये इसको फेस कर रहे हैं, जो प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने कहा, ये शरीफ ख़ानदान की सारी वेल्थ बरतानिया में है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं लंदन में। आम पाकिस्तानी आपको बता इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है। ना उन लोगों को पाकिस्तान के हवाले किया इन्होंने, बरतानिया वालों ने, ना वो पैसे देने के लिए तैयार है। मुर्तज़ा ने बड़ा राइटली कहा, इसलिए कि उनकी अपनी इकोनॉमी हिल जाएगी। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ से या बिलियंस ऑफ पाउंड्स वहाँ से निकलेंगे तो ये पाकिस्तान में आएंगे, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उभरेगी और उनकी इकोनॉमी हिलने लग जाएगी। अब भाई जो वहाँ पे रहते हैं, कराची के जो पुराने डॉन हैं, वो सारा चंदा इकट्ठा करके पाकिस्तान से उधर जाता था। 6-7 घर उन्होंने ख़रीदे हुए लेन में, उनकी सिक्योरिटी, उनका रहना तहना सब कुछ, और पता नहीं क्या कुछ होगा उनके नाम। तो बहुत ये दुनिया में इसकी मिसालें बहुत कम हैं। कुछ अफ्रीकन ममालिक की भी बात बहुत लंबी हो जाएगी, उनके अंदर भी कमाल के अमीर लोग हैं जो खा गए सारा कुछ और मुल्कों को गरीब कर दिया, लेकिन वहाँ के अवाम को पैसा नहीं मिला, नारे तो लगते रहे। अब पाकिस्तान में भी मुर्तज़ा, मुझे नहीं लगता कि हम वो दिन देख सकेंगे जब ये लूटी हुई दौलत वापस आएगी, अनलेस सिर्फ एक शख्स है पूरी दुनिया में जिसने पैसे वसूल किए, उसका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने जाके एक होटल में बंदे इकट्ठे किए, गद्दे दे दिए बड़े बड़े उनके जो बिलियनर्स थे, कहा पुत्रो इधर बैठ जाओ, पैसे देते जाओ तो तुम्हें निकाल देंगे, पैसे नहीं दोगे तो बस फिर ऐसे ही। शरीफ ब्रदर्स भी वहाँ पर इंतज़ार करते रहे बैठे हुए, क्योंकि बताया गया था कि एक शेख को जब पकड़ा तो उसने कहा भाई मेरे पार्टनर्स हैं, मैं इतने पैसे दे नहीं सकता। उन्होंने कहा जी आपके कौन से पार्टनर हैं? उन्होंने कहा पाकिस्तान के शरीफ ब्रदर्स हैं। तो फिर रिपोर्टेडली ये कहा गया कि वो गए वहाँ पर, उन्होंने कोई सेटलमेंट वगैरह की और वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले। बड़ा ये वाक़या रिपोर्ट भी हुआ था कि वहाँ पर गए। तो अगर ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अगर इनको पकड़ के, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक ईमानदार SHO थाना ग्वाल मंडी का हो और उसके पास वो बड़ा आर्गूमेंट हो, जो बड़ा वो जो एक बड़ा जो हथियार होता है रिकवरी के लिए, जिसके ऊपर लिखा होता है चन्ना कितना गुजारी है रात में, तो ये अगर उनके पास छोड़ा जाए, मुझे लगता है पैसे वापस आ सकते हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का वो मॉडल अगर अप्लाई कर दिया जाए, जिसमें इनको ज़रा इनकी मालिश सुबह शाम की जाए, तो फिर तो ये पैसे दे देंगे। वगरना मुर्तज़ा कोई मुझे उम्मीद तो नहीं लगती कि ये कभी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है जी कि वाहिद मोहम्मद बिन सलमान हैं जिन्होंने ये काम कर दिखाया दुनिया को, और $100 बिलियन के करीब उन्होंने उस वक्त रिकवर किया उनसे। हमें जो सूरत हाल का सामना है वो ये लोग कभी ऐसी मोशगाफी हैं कानूनी और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि कभी हम यहाँ से नहीं निकल सकेंगे हमारे सिस्टम से। जब खुदा न खास्ता मैं तो इतना यानी कि बाज़ का नाउमीदी हो जाती है कि ये लेने के लिए वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग तो वैसे ही, आपने खुद बताया ये बात, तो मैं खुद भी पहले इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट करता रहा हूँ कि वहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि ये पैसे इन गरीब मुल्कों को वापस दिए जाएँ। हमारे भी हैं, इंडिया के भी हैं, हमसे मोर देन डबल इंडिया के सियासतदानों की रकूमत वहाँ पड़ी हुई हैं, वो भी नहीं वो देंगे, हमारे पैसे भी नहीं देंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो इनको यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं गवर्नमेंट्स को। इनको अगर कोई बंदा ऐसा राइटली कोई बंदा अच्छा कोशिश करता है पूरे सिद्क़े दिल से उसकी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, उसके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का घेरा बनाने के लिए कि वो उसका माइंड तब्दील करें, फिर ये होता है कि सियासी पार्टियों को, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों को सपोर्ट किया जाता है कि तुम लोग, वो खुद जाके अपनी बात बताते हैं कि अगर हम पकड़े गए, हमारे ऊपर चीज़ें साबित होगी तो हमें ये पैसे देने पड़ेंगे। तो उनके जो बाहर दोस्त बैठे हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं, अगर आप रूल ऑफ लॉ के तहत चलते हैं, कानून को देखते हैं, तो आप ये ₹100 अगर लेना हो तो वो भी नहीं लिया जा सकता अदालतों के थ्रू, क्योंकि वहाँ जाके वो बंदा ये कह सकता है कि मेरे पास ₹100 था, खर्च हो गया है, अब ₹1 महीना दूंगा और ये 100 महीनों में ₹100 वापस कर सकता हूँ। तो बात ये है कि अगर ये लेने हैं तो OBS मॉडल जो है वो बहुत बेहतरीन मॉडल है। वो उनको जो मोहम्मद बिन सलमान साहब का है मॉडल, उसको अगर देखा जाए तो वो हो सकता है, लेकिन अगर कानून की बात देखी जाए तो वहाँ ज़ाहिर है कि शख्सी आज़ादियाँ भी मजरूह होती हैं ऐसी चीज़ों से। यहाँ तो अगर किसी को आप एक जुमला कह दें तो उसकी शख्सी आज़ादी मजरूह हो जाती है और वो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। तो यहाँ कैद किसको कौन कर सकता है। तो वाक़अतन ये बात है कि हमें
अपने जो इस वक्त इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं मुल्क के, उनको देखना है, उनको देख के आगे चलना है। और अगर बेहतरी कर सकते हैं तो बेहतरी, सबसे अहम बात यह है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की तरफ फौरी तौर पे कदम बढ़ा देनी चाहिए। एक फ़ैसला गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने किया था, इस गवर्नमेंट ने उस फैसले को थोड़ा सा बैक किया कि वो शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर आपका NTN रजिस्टर हो रहा था। हमें भी ये चाहिए इस गवर्नमेंट को भी कि वो उसी के ऊपर कर दें हर ट्रांजैक्शन, क्योंकि हर बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर है और उसी के साथ नादरा जुड़ा हुआ है, उसी के साथ बैंकिंग सेक्टर जुड़ा हुआ है, उसी के साथ आपके टेलीफोन बिल जुड़े हुए हैं, उसी के साथ गैस के बिल जुड़े हुए हैं। आपकी हर चीज़ खुद ब खुद अपने अपने बॉक्सेस में जानी शुरू हो जाएगी। एक अगर मैं मेरे नाम के ऊपर अगर 10,000 का बिजली का बिल है, मैं वो जमा कराता हूँ और मेरे शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर वो मेरा टैक्स नंबर है, तो मेरा जो 300 साढ़े 3,000 रुपया अगर सेल टैक्स में वापडा काटता है वो उस खाने में चला जाएगा। वेल टैक्स में अगर टेलीफोन वाले काटते हैं वो उस जगह चला जाएगा। अगर मैं कोई अपनी तनख्वाह से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता हूँ तो यानी कि सारा हो सकता है। अगर आप सिर्फ आईडी कार्ड को एड्रेस कर जी, लें, आईडी कार्ड बिल्कुल, नंबर को एड्रेस कर लें, तो हाँ काफ़ी हद तक आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी 70-80% इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में चली जाए। आपने बात तो बड़ी आसानी से कह दी, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जब इस पे इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी ना तो बहुत से लकूनाज और बहुत से इश्यूज आ जाएंगे। खैर, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।